प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक विषय का 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास के सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 1 का सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, 2 लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। महात्मा गांधी के श्रीमद् भागवत गीता पर क्या विचार थे? तो महात्मा गांधी ने गीता को लेकर एक गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कभी संदेह मुझे घेरते हैं तो मेरे चेहरे पर निराशा छाने लगती है, तो मैं गीता को एक उम्मीद की किरण के रूप में देखता हूँ। गीता में मुझे एक छंद मिल जाता है जो मुझे सांत्वना देता है। मैं कष्टों के बीच मुस्कुराने लगता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सनातनी होने का दावा करता हूँ, लेकिन गीता के मुख्य सिद्धांत के विपरीत जो भी हो उसे मैं हिंदू धर्म से विरोध मानता हूँ और अस्वीकार करता हूँ। गीता में किसी धर्म या धर्म गुरु का विरोध नहीं है। जो भी व्यक्ति गीता का भक्त होता है उनके जीवन में कोई निराशा नहीं होती है, वह आनंदमय रहता है। लेकिन इसके लिए बुद्धिवान नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 है, 4 पॉइंट है। इसमें से कोई एक पॉइंट आपको समझ में आएगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। 1 पॉइंट को लिखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है त्रि प्लस पिटक। त्रि का अर्थ है 3 और पिटक का अर्थ है पिटारे या टोकरी। इस प्रकार त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटारे। इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ विनय पिटक, सूत पिटक एवं अधिधर्म पिटक आते हैं। 4 है खान खाह से आप क्या समझते हैं? तो मुसलमानों, फकीरों, साधुओं अथवा धर्म प्रचारकों के ठहरने या रहने का स्थान को खान खाह कहते हैं। फिर है बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है कंपनी की आय निश्चित हो गई और दूसरा कृषि में उत्पादन बढ़ा और बंगाल समृद्ध बना। छठा है भारत छोड़ो आंदोलन कब व किसने आरंभ किया? तो महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है? तो न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या राष्ट्र की एकता एवं अखंडता स्थापित करना है। अब हम लोग लघु उत्तरीय में जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 माने कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 55-68 प्लस माइनस 30 वर्षों होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम मतलब पुराना माना जाता है। पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है गांधार कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला है मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों की सूक्ष्मता परिलक्षित होती है। मूछें एवं लहरदार बालों का भी अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन हुआ है। दूसरा है बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है। उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। प्रभा मंडल सादा तथा अलंकार रहित है। शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले पारदर्शी वस्त्रों का अंकन हुआ है, जिसमें सलवटें तथा स्पष्ट दिखाई जा सकती है। अनुपम नक्काशी भी इस शैली की विशेषता है। 10वां है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की व्याख्या करें। तो 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश से ही धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाता है। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि पहला
संसार दुखमय है, दुख के कारण भी है। इन दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए तृष्णा का विच्छेद आवश्यक है। दुख निरोधी मार्ग पर चलकर दुखों से बचा जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य के नाम से जानी जाती है। दुख निरोधी हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम बताएं। तो पहला है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा सही सही दृष्टि और दृष्टिकोण रखना चाहिए। 4 आर्य सत्य को समझाते हुए सुख और दुख में यथा दृष्टि रखें। फिर है सम्यक संकल्प। जीवन में आर्य मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तभी दुखों से छुटकारा व निर्वाहन की प्राप्ति होगी। फिर है सम्यक वाक। मीठा, पवित्र और सत्य बोले, ऐसा नहीं करने पर दुख जरूर आएगा। सम्यक कर्मार्थ। शुद्ध आचरण के साथ अच्छे कर्म करना, हिंसा, झूठ, चोरी, पर स्त्री गमन जैसे कार्यों से दूर रहना। सभ्यक आजीविका। धर्म पूर्वक कार्यों से आजीविका प्राप्त करना, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले शस्त्र, पशु, मांस, नशा और विष जैसे व्यापार से दूर रहे। सभ्यक व्यवहार। ऐसी क्रिया व अभ्यास करना जिससे पापमय विचारों की समाप्ति और शुभ विचारों का उदय हो। फिर है सभ्यक स्मृति। राग, विवेक और सावधानी से काम करने की स्मृति रखना। स्मृति के 4 रूप, कायानुपश्यान यानी शरीर के कार्य और चेतना के प्रति जागरूक रहना। वेदानुपश्यान यानी सुख व दुख के प्रति सचेत रहना। फिर चित्तानुपश्यान यानी चित्त के राग द्वेष की पहचानना। और धर्मानुपश्या यानी शरीर, मन और वचन की चेष्टा को समझना। सभ्यक समाधि। ध्यान और चेतना के माध्यम से निर्वाह की प्राप्ति। 12 है अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। तो अकबर प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में कर्मिक विकास दिखाई पड़ता है। उसके इस विकास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्रथम काल 1556 से 1575 तक। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। जहां उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मुल्ला मौलवियों को आदर करना जैसे उनकी प्रमुख इस्लामिक कृतियाँ थी। द्वितीय काल 75 से 82 तक। अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। 1575 ईस्वी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। उन्होंने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उन्होंने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। उलमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामले पर आवश्यकता निर्णय का अधिकार दिया। फिर तृतीय काल 82 से 605 ईस्वी। इस काल में अकबर पूर्ण रूप में दीन ए इलाही में अनुरक्त हो गया। इस्लाम धर्म में उसकी निष्ठा कम हो गई। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करते थे। इबादत खाने के प्रारंभिक दिनों में शेख, पीर, उलेमा ही यहाँ धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, जरूयस्टवादी, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि को इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए गया। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवादों में अब्दुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। 13 है कबीर की शिक्षाओं की व्याख्या की। तो कबीरदास सबसे प्रभावशाली संतों में एक थे। वह शायद 15वीं-16वीं सदी में रहे हैं। वे एक रहस्यवादी कवि थे। उनके लेखन ने हिंदू धर्म भक्ति आंदोलन को बहुत प्रभावित किया। उनके जीवन के बारे में अधिक प्रमाण या जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि उनका पालन पोषण मुस्लिम जुलाहा हुआ बुनकरों के परिवार में हुआ था, जो बनारस शहर या उसके पास बसे हुए थे। उनके छंद सिख धर्म में ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में पाए जाते हैं। हमें उनके विचारों के बारे में साखियों और पाद के रूप में जाने जाने वाले छंदों के विशाल संग्रह के माध्यम से पता चलता है। कबीर की शिक्षाएं प्रबल थी और प्रमुख धार्मिक परंपराओं को अस्वीकार करती थी। उनकी शिक्षाओं ने ब्रह्मवादी हिंदू और इस्लाम दोनों की बाहरी पूजा के विभिन्न रूपों का उपहास किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, जिसके बस नाम अलग अलग हैं। वह एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति व भक्ति के माध्यम से था। उन्होंने मनुष्यों के भाईचारे के पाठ का भी प्रचार किया। वे जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। उनकी कविता बोली जाने वाली हिंदी का एक रूप थी, जो आम लोगों के लिए समझना आसान बनाती थी। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में उनके अनुयायी हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के क्या कारण थे? तो पहला था कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार और समृद्धि की लालसा।
कुल मिलाकर यूरोपियन अपने उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल व इन कच्चे मालों से तैयार सामानों के बाजार की तलाश में ही भारत की ओर आया और इसके माध्यम से उन्होंने उद्देश्य था अपनी समृद्धि करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15वां है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की सविस्तार वर्णन करें। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाले नगर बसा था जहां सामान्य लोग रहते थे। सड़क व्यवस्था थी, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है। जल निकासी प्रणाली उसकी अच्छी थी। स्नानागार, यही इसका सबसे बड़ी विशेषता थी, स्नानागार। अन्नगार था और ईंटें। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, इसको आप लोग शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर अभिलेख मतलब होता है जो प्रमाण करता है इतिहास के साक्ष्य को। तो अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत होते हैं क्योंकि यह समकालीन होते हैं। इनके अध्ययन करते समय तत्कालीन राजा के बारे में, उनके राज्य के विस्तार, उसके चरित्र, उपलब्धि आदि की जानकारी मिलती है। बहुत से अभिलेखों में हमें तत्कालीन धार्मिक संस्कृति, रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। भारत में अब तक विभिन्न समय काल के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से सबसे प्राचीन अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिप्रावसा कलश लेख है। इस प्रकार भारत के विभिन्न स्थानों पर अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल के अभिलेख मुख्यतः पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में मिलते हैं। अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। बहुत से अभिलेखों के राजाओं ने लिखवाया था। इनमें अनेक आदेश, उपलब्धियां, विजय स्मारक और अधिकारों की जानकारी दी गई है। इन सभी सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। अब तक सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक के द्वारा लिखाए गए स्तंभ लेख तथा शिलालेख भारत के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। तो इसको देख लीजिएगा, छोटा करके भी आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो, या फिर आप दूसरा पैराग्राफ को भी पूरा लिख सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ भी पूरा लिख सकते हैं और तीसरा पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला कारण संगठन और एकता का अभाव, इसका डिटेल आप देख लीजिएगा। नेतृत्व का अभाव है। तीसरा है परंपरावादी हथियार। चौथा है सामंतवादी स्वरूप। 5वां है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता, समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। स्थानीयता और संपर्क भाषा का अभाव। फिर है सीमित क्षेत्र। ये आपको क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिख कर जब क्रोम ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको मॉडल प्रश्न पत्र में जाना है, क्लास 11th-12th के मॉडल क्वेश्चन में, और वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इसको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है इसीलिए पढ़ नहीं रहे वीडियो, फिर न तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट करके भी मेन चीज़ को अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। काहे कि आपको 1.5 घंटा शायद इसमें समय मिलेगा, तो 1.5 घंटा में ही सारा क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इसको आप लोग शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। चूँकि हमको लिखना था तो ज़्यादा ही लिख दिए। और लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में एक थे।
तो यद्यपि ब्रिटिश शासन के काल में अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु विभाजन की हिंसा के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों मतलब हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचिका की अपनी मांग छोड़ दी थी। दूसरा है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी की सलाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद दिया गया। इस भूमिका को उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास ने इस समिति ने अपनी संस्तुतियां 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। इन प्रस्तावों को विचार विमर्श के पश्चात 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने पारित कर दिया। फिर है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि भारत में नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू किया जाए। देश में कई दलित समूह सदियों से शोषण और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार थे। उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनके साथ न्याय तथा उनका विकास अंबेडकर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनके विचारों से एक आम सहमति बनी एवं संविधान सभा ने सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए और हिंदू मंदिरों को भी सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। फिर है, निचली जातियों को विधायकों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और संविधान निर्माण के इस दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से दबे कुचले दलित समाज के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए अनेक ठोस एवं दूरगामी प्रावधानों को संविधान में सूचीबद्ध किया। इस प्रकार भारत के संविधान निर्माण तथा सामाजिक न्याय और समानता के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बच्चों, यह था सेट 1 का सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।